एकदम नाराज़ है। और ये कोरोना की जो बात की जाए तो चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये कैसे बचा जाएगा, सिर्फ मोबाइल में कॉलर ट्यून दिखाई देता है। वर्तमान विधायक है और उसके कार्यों से जनता कितनी खुश है और आप भी कितने खुश हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं। मेरा नाम है राजा झा। नेताजी के घर से कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं पूर्णिया के कांग्रेस के नगर अध्यक्ष संजय यादव जी। आज हमारी उनसे बातचीत होगी और इस बातचीत में उनसे कई तरह के विधानसभा चुनाव से लेकर कोरोना काल में किए गए कार्यों को लेकर वार्तालाप होगी और हम दोनों के बीच भीषण टक्कर होगी और इसी बीच हम उनसे मुलाकात करेंगे। ये विजन न्यूज में स्वागत है जी, धन्यवाद, नमस्कार। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि कोरोना के वजह से अभी नीतीश कुमार के कार्यों से कितने खुश हैं आप? इसमें खुशी की तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहली बात क्या, हमारी बात क्या है, जनता जो है एकदम नाराज़ है। और ये कोरोना की जो बात की जाए तो चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये पूरी तरीके से फेल हो जाए। मैं आपको 1 मिनट में आपको बढ़िया से बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि सरकार जब किसी चीज़ की कोई घोषणा करती है, कोई योजनाएं लागू करती है, तो उससे पहले सरकार उसकी अच्छाई और उसकी बुराई, मतलब वो कैसे सफल होगी, हर चीज़ के बारे में सरकार बताती है कि इससे जनता को कैसे फ़ायदा होगा। अब ये कोरोना जैसे लॉकडाउन किया गया, पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, 4-5 लॉकडाउन हो चुके हैं। सरकार ने एक बार भी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मैं बात तो नीतीश कुमार जी की भी करूं, तो नीतीश कुमार जी एक बार भी नहीं ये बताए, या सरकार का कोई भी मंत्री जो भी होते हैं, कोई भी ये नहीं बताया कि ये कोरोना काल से हमारा कैसे बचा जाएगा। सिर्फ मोबाइल में कॉलर ट्यून दिखाई देता है कोरोना काल का, इसके अलावा कुछ नहीं है। कैसे बचा जाएगा, किस तरीके से सरकार इतनी तैयारी करी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन। क्या लॉकडाउन कोरोना को खत्म कर देगा? नीतीश कुमार तो दावा कर रही है कि कोरोना और लॉकडाउन से जनता को हम लोग सारा कुछ मुहैया करा रहे हैं। सर जी, आप जाके देखिए, जब मैं हॉस्पिटल का भी, पूर्णिया सदर अस्पताल का भी दौरा किया हूँ, के नगर अस्पताल का भी दौरा किया हूँ, और क्या कहते हैं श्रीनगर में भी जाके मैंने दौरा किया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे पेशेंट जा रहा है, कोरोना का पेशेंट है, अब जब कोरोना की जो पेशेंट जांच कर रहे हैं, या जो पेशेंट दूसरे बीमारी के लिए भी गए हैं, उसको कोरोना का लक्षण है, उसको पता नहीं है, डॉक्टर को पता नहीं जब तक जांच नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूँ कि सेफ्टी नाम का कोई चीज़ नहीं है। सभी जितने भी पेशेंट हैं सभी सामान्य रूप में हैं। जब ये साबित हो जाता है कि इसको कोरोना है तो उसको अलग कर दिया जाता है। हम कहते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन क्यों नहीं है हॉस्पिटल में, क्यों नहीं सुविधा है, क्यों नहीं ये पेशेंट अलग अलग है, क्यों भीड़ है, इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है, आप पूर्ण रूप से फेलियर है। दूसरी बात, जो सुविधा कोरोना पेशेंट को मिलनी चाहिए वो सुविधा उसको नहीं मिल रहा है, परेशान है। और एक बात और, ये जो प्राइवेट डॉक्टरों को ये कहा गया कि अब आप कोरोना की जांच के लिए या कोरोना की जांच करने के लिए आप स्वतंत्र है, आदेश दिया गया। हम ये कहते हैं 4-5 लॉकडाउन के बाद क्यों ये आखिरी में 15 दिन पहले से क्यों प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं? मुंबई सब में, दूसरी जगह जाके, शहरों में, दिल्ली में जाके, तो दूसरे शहरों में जाके आप देखिए कि शुरू से ही प्राइवेट डॉक्टर को दिया गया। हम ये कहते हैं जब सरकार सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं दे सकती है, तो लोग जिसके पास पैसा है, जो कर सकते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो कोरोना को लेकर आप सरकार को क्या सलाह दे सकते हैं? सलाह दे सकते हैं, सरकार स्वास्थ्य पे फेल्योर है, स्वास्थ्य पे पूरी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। जनता परेशान है, पैसा रहते हुए जनता इलाज नहीं करवा पाई है, ये स्थिति है, क्योंकि आपने परमिशन नहीं दी प्राइवेट हॉस्पिटल को। जब आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा खासा पैसा मिला है, सीधी बात मैं बता रहा हूँ, जब हॉस्पिटल वाले आपको पूरी तरीके से पैसा दिए हैं तो आप उनको परमिशन दिए हैं, सीधी बात है। इससे पहले आप क्यों नहीं परमिशन दिए? क्यों 3 महीना 4 महीना का इंतजार करना पड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को? क्यों क्या कहते हैं जनता को परेशानी हुई? आज यहाँ पूर्णिया के टाउन हॉल में भी जो है कोरोना का जांच चल रहा है, आप जाके भीड़ देख लीजिए। पेशेंट एक आदमी पे दूसरा आदमी चढ़ा हुआ है जांच करवाने के लिए। ऐसा स्थिति क्यों है? क्यों नहीं आप एक जगह से 2 जगह से 5 जगह 10 जगह 25 जगह व्यवस्था क्यों नहीं किए? इसका मतलब आपके पास व्यवस्था नहीं है। मंगल पांडे तो कहते हैं कि सारा कुछ सुविधा है। सर, ये सारे लोग जुमलेबाज हैं।
ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे केंद्र सरकार हो, जब से नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार की गोद में जाके बैठे हैं, भाजपा की गोद में, तब से ये पूरी तरह उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सिर्फ हवाबाजी है, घोषणाएं हैं, जमीनी स्तर कुछ नहीं है। अगर आज जमीनी स्तर रहती, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली जैसे शहर में जब इतना भयंकर कोरोना की स्थिति थी, आज दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, एकदम बढ़िया। बिहार में क्यों नहीं है? और जब इस पे सवाल हम लोग उठाते हैं तो बीजेपी वाले और नीतीश कुमार के लोग क्या बोलते हैं कि दिल्ली की जनसंख्या इतनी है, बिहार की जनसंख्या इतनी। अरे भैया, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो बिहार में हॉस्पिटल भी ज़्यादा है, डॉक्टर भी ज़्यादा है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं मानते? आपको उसी जनता ने आपको वोट दिया है, तब ना लाखों से आप जीते हैं, ज़्यादा सीट है, आप सरकार में है। कोरोना काल में जो मजदूर थे बाहर रह रहे थे, उसके वजह डर से लोग घर आ गए, अब कमाने के लिए बाहर जाने लगे, मगर सरकार दावा कर रही है कि यहाँ पे सारा कुछ व्यवस्था किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमको घर में खाना मिल जाएगा, समय पे मिल जाएगा, तो हम पड़ोसी के घर में क्यों जाएंगे? आप भी नहीं जाएंगे, मैं समझता हूँ हम भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब वो बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में कुछ नहीं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला है। सरकार तो कहती है कि हम कई तरह के उद्योग खोलने वाले हैं, कंपनियां खोल रहे हैं, और आप लोग बाहर ना जाएं, रोजगार हो जाए, मनरेगा वाला हो या कोई तरह की रोजगार हम लोग दे रहे हैं, इस तरह की दावा तो कर रही है सरकार। 15 साल उनको मिला, 15 साल में कितनी फैक्ट्रियाँ खुली? मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, क्या 15 साल कम पड़ गए? आप हर बार चुनाव में आएंगे, पिछले 3 बार से तो आप यही कर रहे हैं, इस बार हमने ये किया, हमको मौका दीजिए, हम फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे, रोजगार बेरोजगारी दूर करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था दूर करेंगे, ये शिक्षा व्यवस्था दूर करेंगे, सड़कें बनाएंगे। आपने क्या किया? मैं पहला 5 साल में छोड़ दूँ कि आप व्यवस्था ठीक करने के, दूसरा 5 साल में आपने क्या किया, तीसरा 5 साल में आपने क्या किया? इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। अगर मजदूर को आप रोक नहीं पाए हैं तो आपने कुछ नहीं किया। मजदूर आखिर मजबूर क्यों हुए? उनके ऊपर जिम्मेवारी है, उनके परिवार के, उनके बच्चों की, उनका पेट को भरने के लिए उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। आपके यहाँ रोजगार नहीं, आप पूरी तरीके से फेलियर। कोरोना के साथ साथ बिहार में बाढ़ का भी हाहाकार मचा हुआ है। अगर बात कर लें अपने पूर्णिया की भी, तो यहाँ भी बायसी जो क्षेत्र है उसमें भी बाढ़ की संख्या ज़्यादा हो चुका है, लेकिन नीतीश सरकार इस पर क्या क्या कर रही है और कह रहे हैं कि सुविधाएं दे चुके हैं। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 15 सालों का नीतीश जी का बाढ़ की तैयारियों के लेकर जो उनका जो रिकॉर्ड रहा है, इससे साफ जाहिर है कि इन्होंने बाढ़ को आफत नहीं समझा, मुसीबत नहीं समझा, इन्होंने भुनाया है एक ऑफर के तौर पे कि अब बाढ़ आएगा, लाखों करोड़ों रुपया हम अपने घर ले जाएंगे। अगर एक साल बाढ़ आया तो अगले साल हम उस बाढ़ नहीं आए वैसी व्यवस्थाएं, वैसी तैयारियां हमको करनी है और हम करेंगे, ताकि अगली बार वैसी स्थिति जनता को न झेलना पड़े। ठीक है, आपने कहा कि नीतीश सरकार मतलब 15 साल रही और कुछ नहीं कर पाई बाढ़ को लेके, अभी कोरोना आई, लेकिन कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो क्या बाढ़ निपट जाएगी बिहार से? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि इच्छा शक्ति, मैं हूँ या आप हो, सरकार किसी भी पार्टियाँ की हो, इच्छा शक्ति की जरूरी होती है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं हो, अगर आपका नियत सही नहीं हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। नीतीश सरकार इच्छा शक्तियों की वजह से फेलियर है। वो उनका सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्रेम है, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं। अगर जनता से लेना देना होता तो आज वो हर मुद्दे पे फेलियर नहीं होती, आज जनता परेशान नहीं होती। रह गई बात की कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने आज़ादी से लेके आज तक, जब तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, हमने समांतर विकास किया है। हमने हर वर्ग को लेकर चला है, हमने जात पात की राजनीति नहीं की है, हमने भेदभाव की राजनीति नहीं की, हमने हर वर्ग का विकास किया है। विकास की जो गति रही है हमेशा समानांतर रही है। हमारा कभी भी किसी से द्वेष भावना नहीं रहा है और हम आज तक करते हैं। आज आप देख लीजिए, जितनी भी सरकारी संस्थाएं जिसको आज मोदी जी बेच रहे हैं, वो हमारा बनाया हुआ है, हमारी सरकार ने बनाई है। आज अगर नहीं बनाई, वो बार बार ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 70 साल में अगर हमने ITI नहीं बनाया, हमने LIC नहीं बनाया, हमने रेलवे नहीं बनाया, तो आप बेच किस चीज़ को रहे? ये क्या अंग्रेजों का छोड़ा हुआ है? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार ने बनाई है, जिसको आप बेच रहे हैं।
और आगे भी अगर हमारी सरकार बनती है तो बहुत ही, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ आपको बताता हूं कि विकास होगा। और विकास से जनता जो विकास अब तक देखती आई है पिछले कुछ वर्षों से तक, जब तक हमारी सत्ता थी, सरकार थी, आगे भी देखेगी और अच्छे तरीके से होगा विकास, समानांतर विकास होगा, शिकायत की कोई मौका नहीं मिलेगी। यानी आप साफ जान लीजिए कि अभी हमारे साथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो विकास होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये नगर अध्यक्ष साहब बोले हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो विकास होगी। चलिए, अब सारा कोरोना और लॉकडाउन के मुद्दा की बात तो हो चुकी है, लेकिन अब जरा सा हम पूर्णिया विधानसभा के मुद्दे पर भी आ जाते हैं कि पूर्णिया विधानसभा में कांग्रेस की क्या रणनीति चल रही है, कांग्रेस की क्या रोडमैप है, और जो अभी वर्तमान में विधायक हैं उनसे कांग्रेस के खेमे से लेकर जनता कितना खुश नजर आ रही है। ये सारे मुद्दे पर भी अब हम पूर्णिया विधानसभा के चुनाव के बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि इधर कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होना है और उसके बाद से अभी खलबली पूरी तरह से मची हुई। अगर पूर्णिया से लेकर पटना तक की बात करें तो सभी राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। इसी मुद्दे पर हम फिर एक बार इनसे बातचीत करते हैं। पूर्णिया में वर्तमान विधायक है और उसके कार्यों से जनता कितनी खुश है और आप भी कितने खुश हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं खुश तब होता है जब जनता। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर सड़क की बात करें तो सड़क नहीं, जल जमाव की समस्या है। एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि चौतरफा हर तरीके का विकास हो। शिक्षा का स्तर गिर गया है, नौकरियाँ जा रही हैं, लोग जा रही क्या, मैं देखा जाए तो 14 से 15 करोड़ नौकरियाँ जब से कोरोना काल हुआ है तब से लोगों को चली गई। सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं, सरकारी भर्तियां बंद हो चुकी है। सर, पूर्णिया की विकास क्या क्या हुआ? पूर्णिया की विकास हमको सिर्फ जानना है। पूर्णिया की ही बात कर रहा हूँ। पूर्णिया की आखिर जनता तो यहाँ भी है, यहाँ भी यंग युवा है, यहाँ भी लोग के बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं। तो समानांतर बात कर होनी चाहिए, चाहे पूर्णिया की हो या बिहार की हो। और पूर्णिया की अगर बात करें तो विधायक जी हर मोर्चे पे थे। आप मोहल्ला में मैं जा रहा हूँ, सदर विधानसभा की बात करूँ तो कई लोग ऐसे मिले हैं कि विधायक जी को पहचानते ही, क्योंकि वो कभी गए। दूसरी बात, ये 5 साल वो सोए थे, 5 साल के बाद अब निकल रहे हैं कि चुनाव आया है। मैं ये बताता हूँ कि सारी घोषणाएं और सारा काम चुनाव से 10 दिन पहले क्यों ही लोग करते हैं? 5 साल क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं किए हैं। नगर निगम फेल्यूर है, विधायक जी फेल्यूर है और सरकार तो फेल है। मगर विधायक जी तो दावा करते हैं, मीडियाबाजी होती है, बहुत तरह की बातें कहते हैं कि विकास हो रही है, विकास की धार बह रही है, लेकिन आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रही है। विकास हो रही है, एकदम विकास हो रही है। विकास किसका हो रहा है? सत्ता पक्ष के नेताओं का, सत्ता पक्ष के मंत्रियों का, सत्ता पक्ष के लोग जो उनके आगे पीछे हैं, जो कमीशन देते हैं, उनका विकास हो रहा है। और किसी चीज़ का विकास नहीं हो रहा है। सड़क नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो फिर विकास किस चीज़ का? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। विकास तो इन्हीं मुद्दों पे ना होती है। सड़कें बन गई, रोजगार मिल गया, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं अच्छी हो गई, शिक्षा में सुधार हुआ, तब विकास है। अगर ये सब नहीं हुआ है तो मैं आप मुझे बताइए। आप तो हमसे ज़्यादा घूमते हैं, आपको ज़्यादा जानकारियाँ होती है। पत्रकार महोदय लोग तो हर चीज़ का खबर रखते हैं। मैं आप मुझे बताइए कि क्या विकास हुई है? हम लोग तो घूम रहे हैं, हम लोग तो जनता के बीच में हैं, कहीं विकास नहीं है। और आपको एक बात और मैं बहुत ईमानदारी से मैं आपको बता दूं कि लोगों में निराश है सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ। और आपको एक और बात बता देता हूँ, इस बार पूर्णिया सदर विधानसभा से पार्टी जो सत्ता पक्ष है बुरी तरीके से शिकस्त खाएगी और जनप्रतिनिधि लोगों में जिसमें विश्वास है, कांग्रेस की जो माननीय हमारी इंदु सिन्हा जी हैं, वो एकदम अच्छे वोटों से जीत गई।
यानी इंदु सिन्हा इस बार फिर पूर्णिया विधानसभा से आ रहे हैं और जनता के बीच भी जा रहे हैं, बिल्कुल। और वो जीतने के बाद क्या विकास कर सकते हैं? ये विधायक तो कर नहीं पाए, आप ही कह रहे हैं, लेकिन वो जीतेंगे तो क्या विकास हो जाएगा? क्या रोड मैप होगा उनका? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इंदु सिन्हा जी, एक तो हम लोग कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। हमारी जो पार्टी की जो विचारधारा है वो हमेशा से विकास करने वाली पार्टी रही है और समानांतर विकास की है। और मैडम इंदु सिन्हा जी भी, उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। आज पिछले 15 वर्षों से वो लोगों के बीच में है। रात हो दिन हो, एक महिला होते हुए मैं समझता हूँ बिना सत्ता में, बिना पावर में होने के बाद वो रात 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो, 24 घंटा जनता के लिए एक्टिव रहती है। उनके मुसीबतों को, उनकी परेशानियों को अपना परेशानी समझकर उनका हल निकालती है और हमेशा लगी रहती है। तो ऐसे लोग अगर जनता का विकास नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। तो क्या लगता है, इंदु सिन्हा अगर पूर्णिया विधानसभा से आए तो जनता उनको सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। वो कैसे करेगी, बता दीजिए जरा। देखिए, ज़रूरत है सड़कें बनाने की, ज़रूरत है जल जमाव की समस्याओं को मिटाने की, ज़रूरत है शिक्षा में सुधार लाने की, ज़रूरत है स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने की, ज़रूरत है रोज़गार के लिए काम करने की, ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भाई बहनें हैं, वो रोज़गार के लिए न कर सके, उनको रोज़गार मिले, वो बाहर नहीं जा सके। अपने शहर में, अपने घर में, अपने एरिया में उनको रोज़गार मिले और जो रोज़गार से उनका परिवार, उनका जीवन सुखमय हो सके। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने के लिए, और वो इच्छा शक्ति की भरपूर भरा हुआ है उनके अंदर। दिन रात वो इसी में लगी रहती है, जनताओं के सेवाओं में लगी रहती है, और वो करेंगी। मैं विश्वास के साथ बताता हूँ कि वो करेंगी। यानी इंदु सिन्हा अगर आती है तो वो जनता का दिल जीतेंगे और वो विधानसभा में आ भी सकते हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि पिछले 3 विगत से वो हार रहे हैं और जनता उनकी सपोर्ट नहीं कर रही है, क्या इस बार वो हो सकता है? देखिए, इस बार तो निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि एक पार्टी के नाम पे पूर्णिया सदर विधानसभा में पिछले 25 वर्षों से बीजेपी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट वो जीतता आया है, और जो भी जीतता आया है वो जीतने के बाद फिर जनता के बीच में नहीं गया है, जनता के हित का काम नहीं किया है। और लोग विधानसभा, सदर विधानसभा के लोग अब इन चीज़ों को समझ गए हैं। आज 6 साल से केंद्र में उसकी सरकार है, राज्य में उनका गठबंधन का सरकार है, और जब 2 जगह डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर विकास नहीं हो पाया है तो जनता को अब ज़्यादा दिन बरगला नहीं सकते हैं। चाहे आप कितना भी धर्म की राजनीति कर ले, द्वेष की राजनीति कर ले, आप नहीं बदला सकते। और जनता ने मन बना लिया है। हम लोग को जनता से मुलाकात होती है, भेंट होती है, बातें होती है, उनके पास जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, अपनी समस्या, अपना जो हम लोगों का जो अपना उद्देश्य है, हम लोगों का काम करने का जो तरीका है वो हम लोग बताते हैं। उनको बताते हैं कि क्या आज तक 70 सालों में जो हमने विकास किया था, हमने क्या किया, उन सबों को अब सबको याद आ रहा है कि हमसे गलती हुई, हम लोगों ने गलत दिशा में वोटिंग किया है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पिछले बार भी इंदु सिन्हा जी द्वितीय स्थान पर थी। 60,000 से ज़्यादा वोट उनको मिला था, 60,000 से ज़्यादा लोगों की पहली पसंद वो थी, और इस बार तो बिल्कुल इसमें से अच्छे मतों से जीतेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। पूर्णिया नगर निगम की अगर सिर्फ बात कर ले, शहरी क्षेत्र की बात कर ले, तो यहाँ पे जो वर्तमान विधायक जी हैं वो कितना विकास किए? सिर्फ शहरी क्षेत्र का बताइएगा हमको। सुनिए, वो 100% फेल्यूर। अगर फेल्यूर नहीं होते तो दूसरे कैंडिडेट का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। आज हम जाते हैं तो हमको कमियां दिखाई देती है, जनता हमको कमियां गिनाती है। जल जमाव है, हॉस्पिटल का दौरा करने के बाद ये पता चला कि कितनी स्थितियां खराब है हॉस्पिटल का, स्वास्थ्य चरमरा गया, स्कूल शिक्षा व्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी की तो जो समस्या है उसका तो मतलब हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। सरकार तो बोलती है पकौड़ा बेचने के लिए। विधायक ही तो कहते हैं कि नगर निगम क्षेत्र में विकास की धार बह रही है। सर, कहाँ है धार?
हम ये बताते हैं, वो बताए ना कहाँ है धाम। क्यों जनता हमसे शिकायत करती है, क्यों जनता अपना दुख बताती है? इसका मतलब विकास नहीं, विकास दिख कहाँ रहा है? आपकी पार्टी आएगी तो विकास की धार बह जाएगी। देखिए विकास जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये धार, किस धार की बात आप कर रहे हैं? अगर हम स्वास्थ्य में फेलियर होंगे तब आप बताइए, शिक्षा पे फेलियर होंगे तब बताइए। हमारी सरकार का तो इतिहास रहा है, हमने हर कितने यूनिवर्सिटियाँ बनाया, हमने IIT बनाया, हमने IIM बनाया, हमने रेलवे जैसी इतनी बड़ी संस्था जो दुनिया की सबसे बड़ी भारत की रेलवे है, हमने उसको मजबूत किया, हमने LIC बनाया जिसको उन्होंने बेच दिया, हमने क्या नहीं बनाया। आज आपको बता दें कि पूरी दुनिया भारत का लोहा मानता है शिक्षा में। न जाने कितने IAS IPS हमारी भारत के लोग हैं जो विदेशों में, अमेरिका जैसे जगहों में, हमारा जैसे नासा है अमेरिका में है, वहाँ पे हमारा इंडिया का, भारत का और बिहार के लोग भरे पड़े हैं। बिना ऐसे ही, बिना विकास के हमने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा के स्तर उतना मजबूत किया तब ना आज वहाँ पे तक हमारे लोग पहुँच सके। भारत का परचम हर जगह पे लहराया है। अगर हमने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया था, हमने IIT नहीं बनाया था, हमने यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाई होती तो क्या वहाँ तक पहुँच पाते? और आप आज 6 सालों में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए और आप बात विकास की करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा और वो थोड़ा सा बहुत टफ भी है और बहुत अच्छा भी सवाल है। कल नीतीश कुमार की बैठक हुई थी और वो बैठक में कई तरह के एजेंडे पे मोहर लगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल नियोजित शिक्षकों के लेके थी। नियोजित शिक्षक आए दिन आपको भी मालूम होगा और हमको भी मालूम है कि हड़ताल पे थे, तो कभी कुछ कर रहे थे और उसको लेकर अब नियोजित शिक्षक की वेतन कहे या जो भी कहे उसको नीतीश सरकार बढ़ा दी गई है, लेकिन नियोजित शिक्षक खुश नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, शिक्षक कितने दिनों से हड़ताल पे थे, उनकी मांगे कब से थी? क्या इलेक्शन से 10 दिन पहले आप नियोजित शिक्षक को लाभ दे रहे हैं? इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे? आपको नहीं पता था शिक्षक क्या मांग कर रहे हैं? आपको शिक्षक की परेशानियां नहीं पता थी? शिक्षक भूखमरी के कगार पे हैं। अब आप उसको एक लॉलीपॉप चुनाव से पहले थमा के खुश करना चाहते हैं? कभी नहीं होगा। कितने शिक्षक का जान चला गया। सरकारी शिक्षक हो, प्राइवेट शिक्षक हो, बुरी स्थिति में है, उनको आर्थिक मदद की जरूरत है। ये घोषणाएं से कुछ नहीं होगा। आप एक लॉलीपॉप देकर ये चाहेंगे कि शिक्षक खुश हो जाए और शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगा, ये कभी संभव नहीं है। आपको उनके लिए विशेष पैकेज की जरूरत है, उनकी स्थितियों को समझना होगा, उनकी परेशानियों को समझना होगा अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है तो। और मैं आपको सरकारी शिक्षा का, निजी शिक्षकों की बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि निजी शिक्षक आज पिछले 6 महीना से सारी कोचिंग, सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, भूखे मर रहे हैं। मैं जाता हूँ जनता के बीच, जनता जो शिक्षक लोग हमसे मिलते हैं, अपना दर्द बताते हैं। ये स्थिति है कि उनको कर्ज नहीं मिल रहा है, बच्चे का दूध लाने को पैसा नहीं है। तब आप एक लॉलीपॉप देकर ये चाहते हैं कि खुश हो जाए? संभव नहीं है, कभी संभव नहीं। नीतीश बाबू, मैं आपको ये बता दूं कि आप जब तक उनके दर्द को अपना दर्द नहीं समझेंगे तब तक विकास नहीं समझा जाएगा। आवाज़ें क्यों उठती हैं? जब आपके द्वारा काम नहीं हुआ। अगर आप काम किए होते तो आवाज़ें नहीं उठती। ये समझने की बात है और आपको समझना पड़ेगा। आपको जनता ने वोट दिया है, 15 साल आपको ताकत मिली है। उसके बाद अगर आप फेल्योर है तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया है। हर मुद्दे पे आप फेल हैं। सूत्रों से मुझे मिली जानकारी है कि महागठबंधन के बीच काफ़ी टकरार चल रही है। इससे आपको क्या उम्मीद लगती है? कोई टकरार नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है और हमारे जो शीर्ष नेताओं ने आपसी उन लोगों का बातचीत होता ही रहता है। सीटों का चुनाव की घोषणा होने के बाद सीटों का भी बंटवारा हो जाएगा। हमारे तरफ बिल्कुल महागठबंधन में ठीक है। अगर कहा जाए तो NDA में ठीक नहीं है। महागठबंधन ठीक है और NDA में ठीक नहीं है, लेकिन हम पार्टी तो छोड़ के जा रही है। देखिए, हम पार्टी छोड़ के जा नहीं रही है, ये बातें हैं, इस पर अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें उठती तो जरूर है लेकिन सच नहीं होती है। सुनी सुनाई बातों पे मैं भी विश्वास भी नहीं करता हूँ और मैं समझता हूँ आप लोगों को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, जिनको जहाँ खुश हो अच्छी बात है।
अगर आप वहाँ जाके खुश होना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय एविजन न्यूज के लिए निकाला। और हमारे साथ थे कांग्रेस के नगर अध्यक्ष साहब जी, इनसे हमारी वार्तालाप हुई और वार्तालाप में इन्होंने कई तरह के सवाल के जवाब भी दिए और भीषण टक्कर कहे वो टक्कर भी हुआ नेताजी के घर के कार्यक्रम से। हमारा ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं और हमने दर्शकों के बीच नेताजी के घर से कार्यक्रम, कई नेताजी के घर से कार्यक्रम दिखाया है। इसी बीच हमारे बीच आज हम पूर्णिया में थे और पूर्णिया के कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जी से वार्तालाप हुई। और आज तक के लिए इतना ही। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप Facebook के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।